Hello friends, myself Arbab Khan, Assistant Professor and Head of Department of Geography, DK College, डुमरांव। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं BA पार्ट 3 ऑनर्स पेपर 7 ग्रुप टी यूनिट 5 राजनीतिक भूगोल। इसका टॉपिक नेशनल इंटीग्रेशन इन इंडिया या भारत में राष्ट्रीय एकीकरण। दोस्तों, भारत एक बहुभाषी, बहुधार्मिक तथा बहुसांस्कृतिक देश है। देश की जातीय, सांस्कृतिक तथा धार्मिक विविधता छोटे तथा बड़े स्तर पर सामाजिक तथा धार्मिक तनाव कभी कभी उत्पन्न करती है और कभी कभी ये एक साथ सहनिवास या कोएग्जिस्ट करती है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि उपमहाद्वीप के विभाजन के बाद दोनों देशों भारत तथा पाकिस्तान को राज्यों के विलय, सीमांकन, संपत्ति के बंटवारे, जल संसाधन के बंटवारे, खाद्य की कमी, आंतरिक अस्थिरता, क्षेत्रवाद तथा सांप्रदायिकता जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। जब भारत ने इन सब समस्याओं का सामना किया, उसके बाद एक नई चीज़ भाषाई राष्ट्रवाद या भाषा को लेकर जो एक लिंग्विस्टिक एक देश में विवाद उत्पन्न हुआ, उसका भी सामना करना पड़ा। और इसके लिए तेलंगाना का जो आंदोलन शुरुआत में हुआ था 1953 में, इसी आंदोलन के ही साथ भाषाई स्तर पर राज्यों के विभाजन के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा गया और इसी आंदोलन की वजह से राज्यों का पुनर्गठन जो है वो फिर भाषाई आधार पे हुआ और भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के कारण बहुत सी जगह पर जो क्षेत्रवाद की जो समस्या है उसको भी प्रोत्साहन मिला और अनेक क्षेत्रों के राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरा करना पड़ा। उसके बाद जो सांप्रदायिकता थी उसकी समस्या तो देश में साथ ही साथ चल ही रही थी और ये सब सारी समस्याएं देश के जो धर्मनिरपेक्ष ढांचे हैं उसको बहुत बुरी तरह से असर कर रही थी। तो दोस्तों, राष्ट्रीय एकीकरण जो है वो किसी भी देश के लिए बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि राष्ट्रीय एकीकरण के फलस्वरूप देश में एक राष्ट्रीयता की भावना आती है, सारे लोगों में अपनापन आता है और सारे लोगों को ये विश्वास रहता है कि उनके साथ अन्याय नहीं होगा। इसमें लोगों की निष्ठा तथा उनका सामंजस्य भी शामिल है। दोस्तों, जनजातीय, सामंतवादी तथा स्थानिक लोकाचार के मूल्यों ने परस्पर विरोधी क्षेत्र विचारों को जन्म दिया तथा एक प्रजातांत्रिक, समतावादी व विकास कर रहे राष्ट्रीय समाज का अंत हो गया। एकीकरण परंपरावादी निष्ठा की जगह आधुनिक निष्ठा पर बल देता है। यह एक नई राष्ट्रीय पहचान की स्थापना का आंदोलन है। दूसरे शब्दों में, राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ है तथा होना चाहिए संशक्ति, मतलब सामंजस्य लेकिन विलय नहीं, समायोजन निष्कासन नहीं, स्वांगीकरण लेकिन विलोपन नहीं, संश्लेषण लेकिन अनस्तित्व नहीं, एकात्मकता लेकिन किसी क्षेत्रीय संप्रभुता में लोगों के कई खंडों का संगठन नहीं। दोस्तों, राष्ट्रीय एकीकरण एक ऐसी स्थिति है जहां विविधता में एकता होती है, जहां संपूर्ण इकाई तथा इसके भाग सामान्य रूप से मान्य होते हैं तथा एक दूसरे पर परस्पर निर्भर होते हैं। राष्ट्रीय एकीकरण विविधता में एकता को मानता है, क्योंकि यदि मात्र एकता हो तो एकीकरण आवश्यक नहीं है, तथा यदि मात्र विविधता हो तो एकीकरण संभव नहीं है।
यह स्पष्ट है कि एकीकरण विविधता को एकरूपता में परिवर्तित करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि विविधता में सामंजस्य स्थापित करने की एक प्रक्रिया है, जिसमें दोनों विविधता तथा समानता कायम रहती है। यहाँ यह भी कहना ज़रूरी है कि सभी विविधता यह आवश्यक नहीं है कि विभाजनकारी हो, बल्कि बहुत सी जगह पर विविधता जो है वही किसी भी समाज की खूबसूरती और वो समाज कितना प्रगतिशील है उसकी द्योतक होती है। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विशुद्ध तत्व मानवतावाद तथा मानव भाईचारे का, सांस्कृतिक बहुलवाद तथा स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय क्रिया में एकता का, प्रजातांत्रिक निर्माण, धर्मनिरपेक्ष राज्य व्यवस्था का, सामाजिक न्याय तथा समतावाद का तथा परस्पर निर्भर अंतर्राष्ट्रीयवाद के एक भाग के रूप में राष्ट्रवाद का समर्थन करता था। सांप्रदायिक तनाव अक्सर उन लोगों की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति होती है जिन्हें यह महसूस होता है कि उनके साथ धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाता है। सांप्रदायिक दंगे, भेदभाव, गरीबी, क्षेत्रवाद तथा अल्प विकास की समस्याओं से निपटने के लिए हमारी जो पूर्ववर्ती सरकार हैं उन्होंने कई कदम उठाए, जिसमें राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना जून 1962 में की गई। इस परिषद ने क्षेत्रवाद तथा सांप्रदायिकता की समस्याओं से निपटने के लिए 2 समितियों का गठन किया, लेकिन उसी दौरान देश में युद्ध छिड़ने के कारण, प्रथम चीनी आक्रमण, उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध के कारण ये प्रयास जो है ये आगे तो नहीं बढ़ सका, क्योंकि उस समय देश को राष्ट्रीय एकजुटता की ज़रूरत थी। लेकिन ये स्थिति कम अवधि के लिए बनी रही तथा फिर से 60 के दशक में देश में सांप्रदायिक हिंसा की शुरुआत हुई, जिसके कारण एक अन्य राष्ट्रीय एकता परिषद, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, इसका गठन 1968 में हुआ। इस बार 3 समितियों का गठन किया गया, जिनका संबंध सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद तथा शैक्षिक समस्याओं से था। दोस्तों, इन समितियों ने बहुत ही बहुमूल्य सुझाव दिए, लेकिन दुर्भाग्यवश इन सुझावों पर कोई बहुत ज़्यादा अमल नहीं किया गया, न इन पे कोई ज़्यादा कार्रवाई हुई। इस समिति को फिर से 1973 में एक बार पुनः बनाने की कोशिश की गई, लेकिन अंततः ये विफल रहा। उसके बाद 1980 में राष्ट्रीय एकता परिषद का दूसरा अवतार सामने आया था। इसकी बैठक 1980 तथा 1984 में पुनः हुई। इस बार भी 3 समितियों का गठन किया गया, लेकिन ये समितियां कुछ खास कार्य नहीं कर पाईं। उसके बाद 1986 में राष्ट्रीय एकता परिषद का एक अन्य अवतार सामने आया, जिसका मुख्य जो फोकस था वो पंजाब पर था। दोस्तों, इस वर्ष सितंबर में हुई बैठक ने एक 5 सदस्य वाले उपसमूह का गठन किया, जिसका कार्य अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा का सुझाव देना तथा राष्ट्रीय एकीकरण व सांप्रदायिक सौहार्द को प्रोत्साहन देना था। इस समूह की रिपोर्ट को परिषद ने अपनाया, लेकिन इसकी बैठक अगले 3 साल तक नहीं हुई। 1990 में एक बार फिर राष्ट्रीय एकता परिषद बनी। अब इसके बाद जो प्रमुख मुद्दे इस बार थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, जिसमें पंजाब, कश्मीर तथा अयोध्या का मामला था। इस बार फिर 3 समितियों का गठन तथा परिषद का बहिष्कार किया गया। नवंबर 1991 में इसको नए तरीके से फिर बनाया गया, जिसकी परिचर्चा में मेनली बाबरी मस्जिद विवाद और अयोध्या की चर्चा की गई। दूसरी बैठक दिसंबर 1991 में हुई, जिसमें मुख्य विषय जम्मू एवं कश्मीर का पंजाब था। इसके बाद दूसरी बैठक राष्ट्रीय एकता परिषद की 18 जुलाई 1993 को हुई, लेकिन ये परिषद राष्ट्रीय एकीकरण के मुद्दे पर अभी तक कोई समाधान नहीं निकाल पाई है। लेकिन दोस्तों, इन सब के अलावा जो हमारे देश की जो संरचना है, हमारे देश का जो संविधान है, हमारे
देश की जो संस्कृति है वो बहुलतावादी है। हमारे देश की संस्कृति में सभी धर्मों के, सभी जातियों के लिए एक आदर्श जो है भाव है, उन सब के लिए सम्मान का भाव है। और पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण जो है अनेक समस्याएं हैं जो कि राष्ट्रीय एकीकरण में कभी कभी बाधा डालती हैं, लेकिन हमको यह पूर्ण विश्वास है कि जो भारत की बहुलतावादी संस्कृति है वो देश को विभाजित करने वाली शक्तियों को, सांप्रदायिक शक्तियों को कभी भी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होने देगी और अंततः जो है राष्ट्रीय एकीकरण का कार्य पूर्ण होगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये लेक्चर आपके लिए बहुत फलदायी होगा। धन्यवाद।